नमस्कार दोस्तों। कल नेशनल हेराल्ड अखबार पर छापा पड़ा। किसने छापा डाला? ईडी ने। क्यों डाला? कि उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उस अखबार पर छापा मारा गया जिसने आजादी के दीवानों की आवाज बुलंद की थी, जिसने इस देश के आजादी के आंदोलन को खड़ा किया था, जिसने अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज, इन तीन अखबार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में 20 नवंबर 1937 को एजेएल कंपनी बनाकर, जिसका नाम था एसोसिएट जनरल ऑफ लिमिटेड, वो कंपनी बनाकर, जो नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, वो कंपनी बना करके उस पर शुरू किया। और इसमें पंडित नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को साथ में जोड़ा और इस अखबार को चलाया शुरू किया। 1938 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ लखनऊ से। तो नेहरू कांग्रेस के जो उस समय कांग्रेस ही अकेले आंदोलन लड़ रही थी, देश की आजादी का आंदोलन, जो आज नरेंद्र मोदी 75वां उसका वर्ष मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव इसलिए मना पा रहे हैं क्योंकि देश आजाद हुआ। और आजाद किसने कराया? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने उस समय आजादी का आंदोलन लड़ा। नेहरू कांग्रेस के दैनिक समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष थे और 1938 में जब लखनऊ में इसका प्रकाशन शुरू हुआ, तब तक जाना जाता था कि ये भारत सरकार, और वो तब तक उसके अध्यक्ष रहे जब तक वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। इस दौरान उन्होंने सारे संघर्ष किए। इसमें जो भी लेख छपे उनको लेकर के, जब भी कोई मुकदमे होते थे, सारी चीजें होती थी, उनको भी वो फेस करते थे। कई बार वो जेल भी गए और इसका प्रकाशन भी अंग्रेजी हुकूमत ने कई बार बंद किया। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत भी कभी नेशनल हेराल्ड अखबार के दफ्तर के अंदर नहीं घुसी। उसने भी कम से कम इस मीडिया की पवित्रता को, उस समय मीडिया नहीं कहा जाता था, पत्रकारिता की पवित्रता को, जर्नलिज्म की पवित्रता को कायम रखा। भले ही वो नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई छापे, लेकिन वो जो है नेशनल हेराल्ड को उन्होंने ये नहीं किया कि इस तरह से बदनाम करें। आज क्या हो रहा है? और इसकी एक और बहुत बड़ी वजह है, नेशनल हेराल्ड कभी भी बहुत फायदे का अखबार नहीं रहा। ये सदैव नुकसान में ही चला है, क्योंकि जब आप लड़ते हैं तो नुकसान में रहते हैं और जब आप सत्ता के चारण करते हैं तो कोई फर्क नहीं होता। तो उन शुरुआती दिनों में इसके जो संपादक थे रामा राव, वो लिखते हैं कि पहले 3 सालों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठकों में बहुत गहमा गहमी रहती थी। धीरे धीरे बढ़ रहे घाटे को लेकर कोई खुश नहीं रहता था। नेहरू ने एक दिन यहां तक कह दिया था कि आनंद भवन ले लो, उसे बेच दो, फिर भी तुम लोग इस अखबार को चलाओ यदि चलाना चाहते हो। और मैं चाहता हूं उसे चलाना चाहिए, क्योंकि यही देश की आवाज है और इसको आवाज को बंद नहीं होने देना चाहिए। नेशनल हेराल्ड चल गया, लेकिन स्वाधीन भारत में फिर से उसे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने भी उसे पैसा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि नियमों, मानदंडों और उनका एक उच्च आदर्शों का पालन होता था। यह कोई न कह दे कि यह कांग्रेस का अखबार है और इसलिए इसे पैसा दिया जाता है। इसलिए कांग्रेस ने कभी भी, प्रधानमंत्री रहते हुए भी, और तब तो देश के सारे राज्यों में मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के होते थे, लेकिन कभी नेशनल हेराल्ड को यह नहीं किया गया। तो यह स्थिति है। एक दिन इसको लेकर के जो पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे और क्या कहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने एक दिन लिखा है, एक दिन नेहरू से मिलने रफी अहमद किदवई आए और उन्होंने उनसे कहा नेशनल हेराल्ड बहुत बुरी अवस्था में है, अब यह लगने लगा है कि इसे बंद करना पड़ेगा। रफी अहमद तब कंपनी के निदेशक थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि नेहरू समाचार पत्र को लेकर बहुत संवेदनशील थे और किसी भी हालत में बंद नहीं होना देना चाहते थे। अतः उन्होंने किदवई से इधर उधर से पैसे का इंतजाम करने को कहा कुछ करिए, देखिए किसी से दान मिले, कुछ मिले, कैसे करके करिए। जब सरदार पटेल को यह बात चली तो उन्होंने नेहरू से कहा, इसकी शिकायत की
कि दरअसल सरदार पटेल को लगता था कि जिन लोगों से पैसा लेने की बात चल रही है, सरकार में उनका जो है मेल भाव ठीक नहीं है, वो निजी फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए दे रहे हैं। तो उन्होंने इस संदर्भ में 5 मई 1950 को सरदार पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखकर सचेत किया कि 6 दिसंबर 1948 को राणा महावीर, सुम श्री जंग बहादुर और सुबिया सुम श्री जंग बहादुर राणा ने 25-25 हजार रुपए नेशनल हेराल्ड को दिए हैं। एक अन्य 25 हजार रुपए की राशि 2 दिसंबर 1949 को सुबिया सुबसी ने जंग बहादुर राणा ने दी है। इन दोनों महानुभावों को आप अच्छे से जानते हैं, दोनों हिमालय एयरवेज से जुड़े हुए हैं। उनके विमान का पिछली जनवरी में ही नवीनीकरण किया गया था। इस विमान से पहले नागरिक उड्डयन के मामले में कोई प्रमुख गतिविधियां कभी दिखाई नहीं दी, जबकि इसके खिलाफ प्रतिकूल खबरें आई हैं। मुझे लगता है कि इससे एक शिकायत तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। सरदार पटेल के इसी पत्र को रफी अहमद किदवई पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा गया कि किस तरीके से वो सरकार में रहते हुए व्यवसायिक क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं। इसलिए नेहरू को याद दिलाते हुए लिखा कि नियम बनाया था, आपने ही नियम बनाया था कि हम सरकार में रहते हुए किसी भी तरह के व्यवसायिक कार्यों को नहीं करेंगे, तो फिर ये कैसे हो रहा है। मैंने रफी अहमद किदवई से निदेशक पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। नेहरू ने अपने निजी सचिव जो उनके थे एमओ मथाई, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा कि सरदार पटेल के इन पत्र के बाद में पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। और उन्होंने एसोसिएट जनरल लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के तौर पे फिरोज गांधी को सारे पैसे जो है लौटाने को कहा और कहा वो सारे पैसे जो दान में आए हैं अखबार के लिए वो आप वापस लौटा दिए। उस दौर में 2 लाख रुपए की रकम लौटाई गई, जब 100 रुपया बहुत बड़ी चीज होता था। तो आप समझिए इतने बड़ा आदर्श था वो, और उस आदर्श के बावजूद स्थिति यह है कि कोई वो नहीं होता था। स्थिति मैंने आपको जैसे बताया कि चेलापति राव इसके प्रधान संपादक हुआ करते थे, और नेहरू ने उनसे कोई चीज कही तो नेहरू प्रधानमंत्री थे और वो लखनऊ में थे। वो गए और उन्होंने एक खबर एक कार्यक्रम की दे दी, और जब ये बात पता चली कि नेहरू जी आए थे और वो ये खबर दे के गए हैं, तो उन्होंने उठाया और उसे फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उन्होंने कहा नेहरू जी हमारे रिपोर्टर नहीं है जो लिखेंगे। बताइए, वो नेहरू जो उसका संस्थापक, मालिक, सब कुछ था, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वही चेलापति राव इंदिरा गांधी के समय तक रहे और तमाम बार फिरोज गांधी या किसी के भी कहने पर उन्हें हटाया नहीं नेहरू ने, क्योंकि वो ईमानदारी से समझौता नहीं करते थे, वो सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। यही एक सत्य। वही आज क्या हो रहा है, जब नेशनल हेराल्ड बंद हो गया और बंद होने के बाद में राहुल गांधी को पता चला, तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, इसे चालू होना चाहिए, क्योंकि यह देश की अस्मिता का सवाल है। और उन्होंने इसके लिए कहा कि अब कैसे चालू होगा, जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी तमाम सारी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया मूवमेंट शुरू किया था और यंग इंडिया के नाम से उन्होंने अखबार निकाला था, तो उन्होंने कहा वही करेंगे। उन्होंने यंग इंडिया के नाम से कंपनी बनाई जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जिसमें किसी को भी कोई लाभ नहीं ले सकता है, और उस कंपनी में को यह दिया गया कि वो जो नेशनल हेराल्ड पे कर्जा है वो चुकाएगी, और उसने किया। राहुल गांधी के आने के बाद में उस पर कांग्रेस पार्टी से उसने 90 करोड़ का कर्ज लिया था। वो कर्ज जो है 100 किस्तों में लिया गया था, उसको जो है राहुल गांधी ने माफ करवाया, और उसके बाद में अखबार को चलाने के लिए जो भी तरीके हैं उसको उन्होंने शुरू किया कि नॉन प्रॉफिट में कैसे इसको चलाया जा सकता है, इस पर काम करना शुरू किया। बस यही भारतीय जनता पार्टी और उनके गुर्गों को पसंद नहीं आया, और उन्होंने तमाम जगह, चाहे कोर्ट में हो, चाहे ईडी में हो, चाहे सीबीआई में हो, सब जगह कंप्लेंट फाइल कर दी कि ये धांधली। जबकि आज तक कोई संपत्ति न राहुल गांधी को ट्रांसफर हुई है, न सोनिया गांधी को ट्रांसफर हुई है, न 1 रुपया का ट्रांजैक्शन है, न कुछ है, और सारा कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड। बावजूद उसके जब ये होता है तो निश्चित रूप से लगता है कि ईडी चाहती क्या है।
क्या नरेंद्र मोदी इस देश के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं? 2G स्पेक्ट्रम 2010 में 2G स्पेक्ट्रम बेचा गया था और 2G स्पेक्ट्रम 2G की क्षमता बहुत कम होती थी, आपको याद होगा। तब कैग थे, कैग मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कैग थे विनोद राय, और विनोद राय ने तब सवाल उठाया था कि 1,73,000 करोड़ रुपए इसमें मिलने चाहिए थे और उतने नहीं मिले, इसलिए जो है इसमें घोटाला हुआ है। और उन्होंने ये क्यों कहा था? उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जो है यदि स्पेक्ट्रम का जो इंटरनेशनल हिसाब से उन्होंने इसकी तुलना की, जबकि भारत इंटरनेशनल स्थिति में नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने की और ये बात कही। बहरहाल उस पर इतना बवाल चला, 2G स्कैम 2G स्कैम 2G स्कैम, और क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने उसको करते हुए, उन्हीं की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अपने मंत्री, संचार मंत्री ए राजा को जेल भेज दिया, कलमुंजी को जेल भेज दिया। उसके अलावा और बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई। बाद में उसी सीबीआई ने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में साबित किया कोर्ट में कि नहीं, ये सब निर्दोष थे, कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ, कहीं कोई बात नहीं हुई। अब आप देख लीजिए अब क्या हो रहा है। 2 दिन पहले भारत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई और इस नीलामी का जो बेस प्राइस रखा गया था, वो बेस प्राइस था 4.3 लाख करोड़ रुपए। तो जो ये बेस प्राइस था, उस बेस प्राइस से 2.8 मतलब 2,80,000 करोड़ रुपए कम में यह स्पेक्ट्रम बेच दिया गया। कितने में? 1.5 लाख करोड़ में। 1.5 लाख करोड़ में बेच दिया गया, जो 4,30,000 करोड़ रुपए बेस प्राइस पर बेचा जाना था। आप समझिए सीधे सीधे घोटाले का मामला बन रहा था और बनता है। और यदि इसकी इंटरनेशनल कीमत के हिसाब से देख लेंगे तो इंटरनेशनल कीमत के हिसाब से ये 9.5 लाख करोड़ बनता है। 9.5 लाख करोड़ में बिकना चाहिए था, तो यानी 9.5 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम के नाम पे। या उन्हीं के बेस प्राइस को मान ले तो उन्होंने 4 लाख करोड़ का, 4.25 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया। अब आप बताइए, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इस पर क्या विनोद राय बोलेंगे? क्या ईडी जांच करेगी? क्या छापा मारेगी? क्या प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्रियों से पूछताछ होगी? या तमाम सारे लोगों से जो है इस पर सवाल खड़े होंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आज सरकार वही कारपोरेट चला रहे हैं जो इस तरह के घोटाले में शामिल है, और वही लोग थे, विनोद राय उन्हीं के खास हैं जिन्होंने किया, और बाद में उन्होंने माफी मांगी। आज विनोद राय क्या जवाब देंगे? क्या उनकी अंतरात्मा है कहीं? और क्या वो नकली गांधी जो आकर के जंतर मंतर में बैठ गया था, क्या आज वो अन्ना आएगा और बोलेगा कि ये घोटाला हुआ? क्यों मुंह सिले हुए? क्यों नहीं राफेल पर बोलता है? क्यों नहीं 4G पर बोलता है? क्यों नहीं 5G पे बोल रहा है? और यही क्यों पीएम केयर फंड पे क्यों नहीं बोल रहा है? इसके अलावा बहुत सारे घोटाले हैं, इतने घोटाले आ गए, इतने बैंक घोटाले आ गए, सब आ गए, उन पे क्यों नहीं आवाज आ रही है? क्यों? क्योंकि फायदा उठाने वाला कोई है। तब अदालत भी बोल रही थी, कैग भी बोल रहा था, सीबीआई भी बोल रही थी, और स्थिति ये अखबार भी बोल रहे थे, मीडिया बोल रहा था। आज कौन बोल रहा है? क्योंकि आज सच में आपातकाल लगा हुआ है। इंदिरा गांधी का आपातकाल कथित था और लिखित था, यह वाला आपातकाल गोपनीय है, लेकिन उससे ज्यादा कठिन है। तो आज अखबार, जांच एजेंसी, कैग, सुप्रीम कोर्ट में क्या यह क्षमता है कि वो सरकार से पूछे कि अंतरराष्ट्रीय कीमत के मुताबिक 9.5 लाख करोड़ का जो बिकना चाहिए वो 1.5 लाख करोड़ का क्यों बिका? और यदि सरकार की ही कीमत मान ले तो 4.3 लाख करोड़ का जो बिकना चाहिए वो 1.5 लाख करोड़ का क्यों बिक रहा है?
तो आप समझिए इसमें किसको कमाई हो रही है, किसको हिस्सा मिल रहा है। अमेरिका यूरोप में 5G जितने में बिका उसका दाम निकाल लीजिए, उससे तुलना कर लीजिए और उसके बाद में बताइए, विशेषज्ञों से पूछ लीजिए, फिर जेल में डाल दीजिए आप। क्या आप ऐसा करेंगे? शायद कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप वास्तव में घोटालेबाज हैं। तो जो ये झूठों का सरदार जिसे कहेंगे विनोद राय जो कैग था, वो उसने इसी बात की मलाई खाई। जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार आई उसे तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रखा गया, बनाया गया। क्यों किया गया? संवैधानिक पदों पर बैठा करके, और उसके बाद में विदेश से लेके देश तक सब जगह उसको कितने लाभ दिए गए, ये बात। उसके बाद में जो उस समय नपेंद्र मिश्रा ट्राई के चेयरमैन थे, वो भी तब से इनाम पा रहे हैं। पहले वो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे, फिर वो रहे, अब आप देखिए राम मंदिर निर्माण के जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन, और वहां पर भी घोटाला हो गया। उस घोटाले की भी क्या जांच करेगा? कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा, सीबीआई करेगी, ईडी करेगी, या कोई एसआईटी करेगी? शायद कोई नहीं करेगा, क्योंकि कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि घोटाले में सब शामिल है। तो यह स्थिति है, और इन घोटालेबाजों से आप क्या उम्मीद करेंगे? तो मीडिया, राजनीति जिस तरह से झूठ को बार बार, गोएबल्स को मैं बार बार क्यों कहता हूं, गोएबल्स जो है हिटलर का प्रचार मंत्री था, उसने झूठ के बूते ही यह शासन स्थापित किया था, और वही काम आज हो। आज ये स्थिति है। आज 15 साल के इन्फ्लेशन को देखें तो 5G स्पेक्ट्रम का कम से कम 3 करोड़ में तो बिकना ही चाहिए, यदि मंदी भी मान ले। लेकिन इसके बावजूद ये 1.5 लाख करोड़ में बिक रहा है। क्यों? 3 लाख करोड़ में क्यों नहीं बिक रहा है? 1.5 लाख करोड़ में क्यों बिक रहा है? क्योंकि वास्तव में झूठ और बेईमानी का राज कायम है। आज तो यह स्थिति हो रही कि बनारस के घाटों पर भी 10 रुपए का टिकट लगा दिया जा रहा है कि साहब नमो घाट पे आप जाएंगे तो आपको जो है 10 रुपए का गंगा नहाने का आपको टिकट देना पड़ेगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम। तो ये पहली बार हो रहा है कि गंगा जी में आपको टिकट दे के नहाना पड़ेगा। हालांकि अभी इसको लेके कांग्रेस ने काफी बवाल किया है, तो संभव है कि वो खत्म हो जाए, लेकिन एक टाइम लगेगा। एक झूठ का बिल्कुल पुलिंदा खड़ा है, और उस पुलिंदे को देखेंगे तो एक तरह से नहीं फैलाया जाता है। कभी राहुल गांधी के लिए फैलाया जाता है, कभी किसी। आज हमारे लिए गर्व का दिन है कि आज ही एटॉमिक एनर्जी का जो पंडित नेहरू ने 1954 में स्थापना की थी, जो होमी भाभा थे उनके साथ बैठ के पूरा प्लान तैयार किया था कैसे ये बनेगा। तो एटॉमिक एनर्जी का आज दिन है, 3 अगस्त 1954 को ये हुआ था, ये डिपार्टमेंट बनाया गया था। तो ये बड़ी चीज है। आज बच्चे महंगाई को लेकर के कह रहे हैं, मंत्री और पूर्व मंत्री और सांसद झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई नहीं है। आप समझिए, प्रधानमंत्री की फोटो जो है उसमें एक तरफ प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, आपने सुना होगा कि मुफ्त की फ्री की रेवड़ी देश के लिए घातक है, वहीं उनके सांसद कहते हैं फ्री फंड का प्रधानमंत्री खाना दे रहे हैं। तो भाई साहब, फिर फ्री फंड का तो ये खजाना तो आप ही बर्बाद कर रहे हो, तो मुफ्त की रेवड़ी देने का काम तो आप ही कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है। आप देखिए झूठ कितना बोला जाता है। स्मृति ईरानी का जो है साउथ ईस्ट एशियन एंड इटालियन रेस्टोरेंट जो है, उसमें भी किस तरीके से झूठ बोला है। रेस्टोरेंट एंड बार, उसमें भी बार के आगे पट्टी चिपका के उसको छिपाने की कोशिश की जाती है, जबकि वहीं के नाम पर सब कुछ रजिस्टर है, उनकी अपनी कंपनी रजिस्टर है, फिर क्या बोलते हैं। ये झूठ कहीं ना कहीं हमारे देश को, हमारे संविधान को, हमारी सारी चीजों को खतरे में डालता है, और यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो हम सबको सोचना चाहिए कि विनोद राय जैसे लोग क्या अब जवाब देंगे? उनके मुंह में दही जम गया है, या अन्ना जो है, जो फर्जी गांधी थे, वो 2G पे इतना बोल रहे थे नीलामी पर, 5G पे क्या बोलेंगे? सो गए हैं। घोटालेबाजों का अमृतकाल चल रहा है। तो ये अमृतकाल किसका है? आवाज देते हैं, संजय राउत जमकर बोलते हैं तो उनको क्या होता है? उन पर हमला होता है।
इसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा कहा कि राजा का संदेश साफ है, जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो तकलीफें झेलेगा। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोधियों का हौसला तोड़ने और सच का मुंह बंद करने की पुरजोर कोशिश जारी है, लेकिन तानाशाह सुन ले, अंत में सत्य जीतेगा और अहंकार हारेगा। हम न डरे थे, न डरे हैं और न डरने देंगे, न डरेंगे। तो आप ये समझिए, ये स्थिति है आज। स्थिति है देश के 67% बच्चे जो हैं वो भूखमरी का शिकार हैं, कुपोषण का शिकार हैं। और ऐसी स्थिति में इस देश पे क्या बात करें? तब आप ये लूट करा रहे हैं और तब आप ईडी का इस्तेमाल करके आवाज बुलंद करने वालों को रोकने का काम करते हैं। लेकिन जितना आप रोकेंगे आवाज उतनी बुलंद होगी। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि सच को पहचानिए, जानिए। सच से यदि भागिएगा तो आपकी पीढ़ियां, आपका भविष्य बर्बाद होगा। सुकरात ने कहा था, मैं आज के लिए नहीं भविष्य के लिए सोच रहा हूं। और जो स्वार्थी लोग होते हैं वो आज के लिए सोचते हैं, भविष्य के लिए नहीं। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।